हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नरक नाशक नागराज सीरीज की चौथी कॉमिक्स नरक आहुति का पांचवा और अंतिम भाग। धरती का सीना चीर कर निकल रही थी वह गगनचुंबी बाम्बियां और उन पर सवाल व पाताल नाग। पाताल लोक की सर्वश्रेष्ठ नाग शक्तियों का आह्वान केवल देवता कालजयी की प्रतिमा का धारक ही कर सकता है। किसने किया है तक्षक राज और पाताल नाग सेना का आह्वान? तक्षक राज, पाताल नाग सेना। यह नाग तो सिर्फ देव कालजयी के अधीन होते हैं। इन्हें कोई मानव नियंत्रित नहीं कर सकता। इन्हें वापस पाताल में लौट जाने का आदेश दो नागमणि, वरना ये पूरे महानगर को तबाह कर देंगे। यहाँ इमारतों की जगह सिर्फ बाम्बियां नजर आएंगी। इससे पहले कि मैं तक्षक राज या उसकी सेना को कोई भी आदेश दे पाता, मैं देव कालजयी की मूर्ति का धारक कौटिल्य नागमणि तो मैं आदेश देता हूँ तक्षक राज कि इस नगर को बाम्बी। अब तू किसी को कोई आदेश नहीं दे पाएगा नागमणि, क्योंकि बुलडॉग तेरे लिए मौत का आदेश लेकर आया है। उफ, बुलडॉग तू जिंदा है? इसके गले में समनाक्ष माला नहीं है। मेरे मत बनाना। बोलने से पूर्व ही बुलडॉग के वार से मेरा मस्तिष्क अंधकार में डूब गया। इसके आगे मैं जिन घटनाओं का वर्णन करने जा रहा हूं उनका पता मुझे बाद में चला। घटनाएं इतनी अप्रत्याशित थी और इतनी तेजी से घटित हो रही थी कि सबके दिमाग कुंद हुए जा रहे थे। कुछ देर पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले एकजुट होकर उस महाविनाश से जूझने की कोशिश कर रहे थे। ठहरो तक्षक राज, बंद करो ये विनाशलीला। परे हट जाओ नरकनाशक। मुझे और मेरी सेना को देवकाल जी की मूर्ति के आह्वान पर बुलाया गया है। मैं आह्वान करने वाले का आदेश मानने को विवश हूं। अब तो यह नगर बाम भी बनकर रहेगा। नरकनाशक की उस समय अपनी अलग प्राथमिकताएं थी। तेसरपी सिल्विया, तुम लोग कुछ देर पाताल नागों को उलझाए रखने की कोशिश करो। मुझे नियति को बचाना होगा। मुझे नियति को फौरन यहां से दूर ले जाना होगा। उफ, पूरे महानगर में भीषण भूकंप आ रहा है। धरती फटने से बहुमंजिला इमारतें रेत के घरौंदी की तरह ढह रही हैं और धरती फाड़कर पाताल नागों की बाम्बियां निकल रही हैं, जो कि बची हुई इमारतों को अपनी चपेट में ले रही हैं। शायद जीवन में पहली बार भावनाओं का आवेग सुनामी बनकर उमड़ा था और कर्तव्य के बांध को तिनकों की तरह रौंदते हुए विनाश की ओर बढ़ रहा था। नियति को कोलाहल से दूर एकांत पर लाना जरूरी था, क्योंकि नियति की जान बचाने का यही आखिरी तरीका है। मुझे नियति को सम्मोहित करना होगा। मैंने आज तक नागों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सम्मोहन शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, पर मुझे यकीन है कि बाकी नाग शक्तियों की तरह ये भी काम करेगी। इसे काम करना ही होगा। नियति की आंखों के जरिए उसके मस्तिष्क में रोपित सूक्ष्म सर को अपने सम्मोहन आदेश में बांधना होगा मुझे। मेरी आंखों में देखो नियति, सिर्फ मेरी आवाज सुनो। लड़के ने वाकई उस असंभव को संभव कर दिखाया। उसके सम्मोहन में बंधा सूक्ष्म सर नियति की नासिका से बाहर निकल आया। कुछ ही क्षणों में नियति को होश आ गया। नियति, राज। उफ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता मैं नियति। माफ तो तुम अभी भी खुद को उम्र भर नहीं कर पाओगे राज। मैं कुछ समझा नहीं नियति। सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए तुमने सैकड़ों मासूमों की जिंदगी ताक पर रख दी राज। तुमने मेरी खातिर वो मूर्ति प्रोफेसर नागमणि को सौंप दी, जिसका नतीजा हजारों लाखों बेगुनाहों की मौत के रूप में सामने आएगा। ऐसा नहीं होगा नियति। नरक नाशक के रहते ऐसा नहीं होगा। अपने और तुम्हारे पिता के स्वार्थ की स्याही से महानगर वासियों का विनाश नहीं लिखने देगा नरक नाशक। पर विनाश तो लिखा जा चुका था। धरती का सीना फाड़ कर निकल रही असंख्य बाम्बियों ने धरती के गर्भ में स्थित टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाकर रख दिया था। अभी तक तो महानगर भूकंप की मार झेल रहा था, पर यह उस सुनामी के सामने कुछ भी नहीं थी जो सागर के गर्भ से इस हलचल के कारण उठ रही थी। ओ माय गॉड, उधर देखो राज, समुद्र में सुनामी उठ रही है। अगर ये लहरें महानगर तक पहुंच गई तो पूरा महानगर अटलांटिस की तरह समुद्र में दफन हो जाएगा। समय आ गया है मेरे नाग साथियों, बाहर आओ। आज तुम्हारे स्वामी की परीक्षा की घड़ी है। भले ही आज मेरा अस्तित्व फना क्यों ना हो जाए। जिनकी रक्षा का वचन उठाया मैंने, उन्हें अपनी गलती की सजा के रूप में गर्त होने नहीं देखूंगा मैं। आज इन रगों में दौड़ते एक एक जहरीले के जुनून की जरूरत है। नरकनाशक को बाहर आओ मेरे साथियों। जाने क्या करने की ठान चुका था वह लड़का। उसके शरीर में अनगिनत नाग सैनिक सही, पर वे मिलकर भी विनाश की प्रचंड लहरों के तांडव को थामने की कुवत नहीं रखते थे, या फिर रखते थे। मुझे यकीन है साथियों, अगर उन नाग सैनिकों के पास बोल पाने की शक्ति होती तो उस वक्त समुद्र की भीषण गर्जना पर नाग सेना की हुंकार अवश्य भारी पड़ती। जैसे किसी सेना नायक की ललकार पर उसके मुट्ठी भर सैनिक भी किसी विशाल सेना से टकरा जाने का कलेजा रखते हैं, वैसा ही जुनून का जहर फूंक दिया था नरकनाशक के लफ्जों ने उन जहरीलों में। महानगर का रहनुमा महानगर को बचाने के लिए जी जान लगाने में जुटा हुआ था, पर महानगर वासियों को अपनी ओर अपनों की जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था।
सब खत्म हो रहा है, होने जा रहा है। हमें अब भगवान भी नहीं बचा सकता। मौत एक और धरातल से अपने जबड़े फाड़े निकल रही थी, तो दूसरी ओर आसमान तक उपनती विनाशकारी लहरों के रूप में लपलपा रही थी। जाने मौत किधर से आएगी, धरती के नीचे से या समुद्र से? मौत के उस विकराल तांडव के सामने इंसानी जिंदगी सचमुच बहुत ही तुच्छ हो गई थी। लगता है यही अंत है, कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। पर उनका अपने रक्षक पर विश्वास तुच्छ नहीं था। वह विश्वास उस उफनती लहरों से कई अधिक प्रबल था। हमें कुछ नहीं होगा मम्मी, किसी का कुछ नहीं होगा। नरक नाशक है ना? या उफ राज, कब तक संभालोगे इस जलजले को राज, कब तक? मेरे शरीर में जितने भी नाग सैनिक मौजूद थे, सब महानगर को बचाने में जूझ रहे। नियति, नियति, मेरी रगों में दौड़ता तीव्र विष कुछ ही मिनटों में दोबारा नाग सैनिकों का निर्माण शुरू कर देगा। वाकई अपनी रगों में दौड़ते जहर में पनपा एक एक नाग सैनिक झोंक दिया था उसने महानगर को बचाने में। जब तक मेरे शरीर में पूरी तरह नाग सैनिकों का निर्माण नहीं हो जाता, मुझे यूं ही इन दोनों बांधों को थामे रखना होगा। एक बार भारी संख्या में नागसेना निर्मित हो गई तो मेरी जगह ले लेंगे और फिर मैं पाताल नागसेना का सामना कर सकता हूं। क्यों? पर नागराज नहीं जानता था कि जिन चंद मिनटों की मोहलत वह खोज रहा था, वही उसके आने वाले पूरे जीवन का रुख बदलने वाले थे। अभी तो तुझे सिर्फ और सिर्फ बुलडॉग का सामना करने का ख्याल करना चाहिए सपोले। बहुत कुत्ती चीज है तू बुलडॉग। आखिर तू एक बार में मरता क्यों नहीं? इस बार तो तूने मेरा टिकट काट ही दिया था सपोले। तेरे धमाकों से पूरा किला जमींदोज हो रहा था। वह तो भला हो मेरे वफादार सेवक मेकेबर का, जिसकी इस टाइटेनियम कॉस्ट्यूम का मुझे सही समय पर ख्याल आ गया। मेरी सांसें चलती रहीं, इसके लिए अपने वफादार के हलक से श्वास नली खींच निकालनी पड़ी मुझे। मुझे शंकर शहनशाह के चंगुल से आजाद कराया था बेचारे ने। उसका खून भी तेरे सर है सपोले। खून का बदला खून से चुकाना होगा। क्यों? नहीं। कमाल है, आज तेरे घाव नहीं भर रहे, आज दर्द से तड़प रहा है तू। तेरे नाक तेरे शरीर से निकल जाने के कारण ऐसा हो रहा है। कितना असहाय है तू। अगर तूने अपनी नाग रस्सियां छोड़ी या तू इंच भर भी अपनी जगह से हिला तो पूरा महानगर विनाश के गर्त में डूब जाएगा। उफ बुलडॉग, मेरी कमजोरी भाग गया है। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मैंने अपना बचाव करने की कोशिश की तो महानगर नहीं बचेगा, और अगर मैं नहीं हिला तो बुलडॉग की गोली निश्चित रूप से मेरी जान ले लेगी। दोनों ही सूरतों में मैं महानगर को बचाने में नाकामयाब हो जाऊंगा। अपना अब अपना धर्म निवास बोले और बुलडॉग के हाथों मर के मोक्ष प्राप्ति कर। नियति समझ गई थी कि आने वाला अगला पल सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि इस दुनिया का भाग्य निर्धारण करने वाला था। मर सपोले मर, चुम चुम चुम। नियति नहीं। दुनिया को एक महानायक की जरूरत है और हमेशा रहेगी, और इस जरूरत की पूर्ति के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। वह कुर्बानी देने की ठानी नियति ने। उस दिन नियति ने नरकनाशक की मौत अपने ऊपर नहीं ली थी, बल्कि उस दिन नियति ने पूरी दुनिया को नरकनाशक के रूप में जीवन दिया था। यकीनन उस क्षण से पहले कभी या उसके बाद आज तक नागराज ने खुद को इतना बेबस कभी नहीं पाया होगा। वह दृश्य देखकर कुछ क्षणों के लिए तो बुलडॉग भी हतप्रभ रह गया था। अगर यह क्या किया नियति, मेरी मौत अपने से ले ली तुमने। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते राज। इससे पहले कि बुलडॉग दोबारा वार करता, वह नाग त्रिशूल उसके फौलादी कॉस्ट्यूम और उसके कलेजे को चीरता चला गया। शंकर शहनशाह होश में आ चुका था और नियति की तलाश में वहां पहुंचा था, पर तब तक देर हो चुकी थी। साहे, हरामजादे, कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे। या खचा। टूटे प्रोपेलर्स के साथ नीचे गिरता बुलडॉग भूकंप से फटी धरती में समाता चला गया, और बदले की ज्वाला में धधकते शंकर शहनशाह ने भी पाताल की गहराइयों में छलांग लगा दी। इंसानियत से शंकर शहनशाह का आखिरी नाता नियति के रूप में था। आज तूने शंकर शहनशाह को पूरी तरह हैवान बना दिया कमीने। पाताल में भी चला जाए तो भी तू वहां आकर चला जाए तू तो भी वहां आकर तेरे टुकड़े करूंगा मैं। उस दिन से आज तक किसी ने शंकर शहनशाह, उसके गुलाम विषप्रिय और बुलडॉग के बारे में न सुना, न कुछ देखा, न ही सुना। वह जीवित है या धरती का अंधेरा गर्भ उसे उन्हें सदा के लिए लील गया, यह कोई नहीं जानता। नरक नाशक से लिपटी हुई अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी नियति। कितना बेबस था वह, चाहकर भी नियति को संभाल नहीं सकता था। क्यों किया तुमने ऐसा नियति? आखिर क्यों?
अपनी आंखों के सामने तुम्हें कुछ होते कैसे देख सकती थी? वैसे भी नियति नरकनाशक की ताकत होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। अब तुम्हारी जिंदगी नियति की अमानत है राज। उस दिन एक बात मेरी समझ में आ गई दोस्तों, दुनिया में दिल के रिश्तों से अधिक ताकतवर कुछ भी नहीं है, जिंदगी और मौत देने वाला भगवान भी नहीं। आ- आज से मेरे राज को किसी नकाब के पीछे छुपने की जरूरत नहीं होगी। दुनिया अपने रक्षक के नए रूप को जानेगी आज, उस रूप को जो अब किसी अपराधी का गुलाम नहीं रहा। मेरा राज, नागों का राजा, मेरा नागराज। नागराज, नियति। समुद्र की तूफानी लहरों को थामने वाला नागराज उस अथाह समुद्र को नियति को थामने से ना रोक पाया। नियति ने अपना वजूद फना कर दिया और नागराज के अस्तित्व को जन्म दे दिया। नियति मरी नहीं थी, नागराज की रचयिता के रूप में अमर हो गई थी। नियति। उस गहन वेदना ने नागराज की रगों में बहते जहर को और भी तीक्ष्ण कर दिया था। रगों में संचारित होता विष तेजी से सूक्ष्म सर्पों का निर्माण आरंभ कर चुका था। नियति। आक्रोश का लावा विष की फुहार बनकर नरकनाशक के मुंह से निकल रहा था और ऐसा लगता था कि पूरे आसमान को ढक लेगा। मुझे होश आ चुका था। मैंने सबसे पहला आदेश पाताल नागों को थामने का दिया। अपनी बाम्बियों से मस्ते विनाश को थाम लो तक्षक राज, यह आदेश है मेरा। मुझे उनकी आवश्यकता दुनिया पर राज करने के लिए थी, दुनिया को तबाह करने के लिए नहीं। बाम्बियों के थमते ही समुद्र का तूफान भी शांत हो चुका था, पर उससे कहीं बड़ा तूफान नागराज के सीने में घुमड़ रहा था। उसकी वेदना पर आसमान भी आंसू बहाए बिना ना रह सका। नियति। जाने कितनी देर तक वह लड़का पागलों की तरह समुद्र की लहरों से लड़ते हुए अपनी नियति को उनसे वापस छीनने की कोशिश करता रहा। जल्दी कर सरपट, ठीक से ढूंढ, मेरी नियति यहीं कहीं होगी। नियति। पर नियति उसके भाग्य से छिन चुकी थी। अथक प्रयास के बाद भी उसे नहीं ढूंढ सका वह। मैं हार गया सरपट, मैं हार गया, अपनी नियति को नहीं बचा पाया मैं। पराजय, पराजय महानायकों का सर्वश्रेष्ठ सुशोभित आभूषण होती है वत्स। हमारी पराजय हमें हमारी कमजोरियों से अवगत कराती है वत्स, और जो अपनी कमजोरियां जानता है वही उन पर विजय पा सकता है। आज नियति ने तुम्हें तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति का एहसास कराया है। तुम्हारी शक्ति है उन सैकड़ों लोगों का अटूट विश्वास कि जब तक उनका रक्षक है तब तक उन्हें कुछ नहीं हो सकता। इस क्षण भंगुर मृत्यु लोक में हर इंसान के जीने का सहारा एक आसी तो है जिसे वह भगवान के रूप में पूछता है कि उनकी रक्षा के लिए वह हर पल मौजूद है। नियति ने तुम्हें नागराज के रूप में नया जीवन दिया है वत्स। अपनी शक्तियों को पहचानो। देखो, देखो उन सैकड़ों निगाहों को जिनमें तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ अटूट प्रेम व विश्वास है। उठो वत्स, अपना धर्म निभाओ, अधर्म का नाश करो। नरक नाशक, नरक नाशक, नरक नाशक। जब तक इस शरीर में लहू का एक कतरा भी मौजूद है, महानगर को, इस देश को, इस संसार को नरक नहीं बनने दूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। पाप रूपी हर नरक का नाश करेगा नरक नाशक नागराज। नागराज, नागराज, नागराज। मैं तो पाताल नागों के साथ वहां से निकल जाता, पर कमबख्त अपने पीछे सिल्विया और त्रिसर्फी को छोड़ गया था। खत्म कर दो इन्हें तक्षक राज, यह आदेश है मेरा। त्रिसर्फी को खत्म करने का आदेश तो यमराज भी देने से थर्राता है नागमणि। बहुत आतंक मचा चुके तुम लोग, अब वही आतंक तुम्हारी नजरों में देखना है सिल्विया को। इसमें कोई शक नहीं था कि त्रिसर्फी का युद्ध में कोई सानी नहीं, पर त्रिसर्फी देव कालजयी की उपासक और पाताल नाग खुद देव कालजयी के प्रहरी थे। मुकाबला असंतुलित था, अतः पाताल नाग उन पर भारी पड़े। मुझे बाजी फिर से अपने हक में आती दिख रही थी। हा 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 हा। मैं बेकार ही भागने की सोच रहा था। अब तो मैं इनके साथ अपने बिगड़े हुए बेटे को भी बंधक बनाऊंगा और उसका दिमाग एक बार फिर सही रास्ते पर। अरे, ये एकाएक जमीन क्यों कांपने लगी? भूकंप फिर से आ रहा है क्या? भूकंप नहीं आ रहा मूर्खों, तुम्हारा काल आ रहा है। वह मेरी सबसे बड़ी हार का आगाज था। मैं हूं नरक नाशक नागराज। बूम! राज इस रूप में उफ
नागराज के तीव्र क्रोध ने उसकी इच्छाधारी शक्ति को जागृत कर दिया था, और यह तो आप सभी जानते हैं कि इच्छाधारी नागराज को रोक सके ऐसी इस संसार में एक ही शक्ति है, खुद इच्छाधारी नागराज। और नागराज कहीं से भी खुद को रोकने के मूड में नहीं था। उफ, यह असंभव है। इसके इसके भीतर तो साक्षात देव कालजयी का विष दौड़ रहा है। अब समझ आया मैंने क्यों कहा था तेरा काल आ रहा है। हम जानते थे कि नरक नाशक का देववेशी तेरा सामना कर सकता है। तेसरपी पर तक्षारा भले ही भारी पड़ा था, पर नागराज की शक्तियां उसकी कल्पना से भी परे थी। सच कहूं तो उसके इस रौद्र रूप की कल्पना मैंने भी नहीं की थी। ओह सॉरी। उफ, उसके वह विशेष नागफनी सर बिजली की गति से देव कालजे की मूर्ति मेरे हाथों से निकाल ले गए। बाजी मेरे हाथ से निकल चुकी थी। नरकनाशक के देव विष से तक्षक राग पहले ही कमजोर पड़ चुका था। देव कालजे की मूर्ति हाथ में आते ही नरकनाशक ने उसे अपनी सेना के साथ पाताल लौटने का आदेश दे दिया। मेरा आदेश है तक्षक राज, यह विनाश लीला बंद करो, अपनी सेना व बाम्बियों समेत पाताल को लौट जाओ। यह नागराज का आदेश है, आदेश का पालन होगा नागराज। अब समय आ चुका था एक दूसरे का आमना सामना करने का, पर क्या मैं इसके लिए तैयार था? क्या वह इसके लिए तैयार था? बहुत खूब, आखिरकार दुनिया के रखवाले ने दुनिया को तबाह होने से बचा लिया, पर क्या फायदा? तुम्हारी कहानी का मेन विलेन अभी जिंदा है, और जब तक कौटिल्य नागमणि जिंदा है तुम्हारी दुनिया कभी सुरक्षित नहीं रहेगी। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना है, मुझसे मेरा सपना छीना है नागराज। नियति की तरह मैं तुमसे हर वह वस्तु छीन लूंगा जिसे तुम बचाना चाहते हो। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि नियति को तेरी आंखों के सामने अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर नहीं मार पाया। मेरे लिए मेरा बेटा, मेरा राज मर गया, और तेरे बाप को मैंने मार दिया है। नागराज, मैंने तुझसे मुझे अपना पिता कहने का अधिकार छीनता हूं। आज से हमारे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता है, दुश्मनी का। कल तक जो रिश्ता जीने की वजह था, वह आज अंतरात्मा को कैंसर की तरह जकड़ता महसूस हो रहा था। इस जगड़ से मुझे हम दोनों को आजाद करना था। रिश्तों के घाव अगर नासूर बनकर सड़ने लगे तो उन्हें शरीर से काट कर फेंकना ही पड़ता है। रिश्ते के सड़ते हुए नासूर से नफरत का मवाद किसी बरसों से हुए ज्वालामुखी के लावे की तरह फूटा। प्रोफेसर नागमणि, लावा जो मुझे खाक करने का जुनून लिए मेरी ओर उमड़ रहा था, जिन आंखों में अपने लिए हमेशा बेइंतहा प्रेम और सम्मान देखा था पापा, आज उनमें अपने लिए सिर्फ बेशुमार नफरत देख रहा था मैं। जिस लगते जिगर को कलेजे से लगाए बिना चैन नहीं आता था मुझे, वही जिगर का टुकड़ा आंखों में खून लिए मेरे टुकड़े करने को दौड़ आया था। पर शायद टूटे हुए रिश्तों का कोई कच्चा धागा अब भी मर्यादा की जंजीर बनकर उसके वजूद को जकड़े हुए था। मुझ पर हाथ नहीं उठ पाया उसका, जिसके नाम से पूरा अपराध जगत कांपता है। उस नागराज के हाथ मुझ पर उठने में कांप रहे थे। यह नागवार काम भी मुझे ही करना था। रिश्ते की उस अंतिम डोर को, जिसे मेरा बेटा, माफ कीजिएगा, जिसे नागराज नहीं तोड़ पाया, उसे एक झटके नेस्तो नाबूद कर दिया मैंने। चटाक चटाक चटाक। अपने बीच में आते साथियों को रोक दिया उसने। पूरी जिंदगी मैंने अपने बेटे को ऊंची आवाज में कभी डांटा भी नहीं था। आज वह रिश्ता खत्म होने पर इतना तो मेरा भी हक बनता था ना दोस्तों। मेरे हाथ में एंटी वेनम गन थी, जिससे नागराज और तेसरपी पर वार किया मैंने। नागराज को शायद इस बार की अपेक्षा नहीं थी, वह चाहकर भी मुझे रोक ना सका। उनकी साथी सिल्विया हुड ने बीच में आने की कोशिश की, पर उसके लिए वेनम गन थी मेरे पास। नागराज और तेसरपी शरीर में हो रहे विष के क्षरण से निर्बल हो चुके थे, और सिल्विया शरीर में विष फैलने से। एंटी वेनम का असर नागराज और तेसरपी पर कुछ ही समय तक रहना था, पर उस कुछ समय के लिए नागराज मेरे रहमो करम पर था। अगर मैं चाहता तो उसी समय वह जीवन समाप्त कर देता जो मैंने 14 साल पहले बचाया था। पर उस दिन मैंने नागराज की जिंदगी दूसरी बार बचाई। मैंने उसे उस समय क्यों नहीं मार दिया? अगर आप पिता है तो आपको इस सवाल के जवाब की जरूरत नहीं, और अगर आप पिता नहीं है तो आप इस जवाब को कभी समझ नहीं पाएंगे। पर एक बात तय थी, इसके बाद जिंदगी में कभी भी मेरा और नागराज का सामना किसी एक की मौत के रूप में ही सामने आएगा। आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं प्रोफेसर। भावनाएं पाप को निर्बल बनाती हैं, इसलिए किसी भी पापी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने जीवन से भावनाओं को उखाड़ फेंके।
एक नन्हा मृत बालक आपका बेटा राज, फिर आपका हथियार नरकनाशक, और फिर मानवता का रक्षक नागराज कैसे बना, यह हम सभी जान चुके हैं। नागराज की उत्पत्ति की यह महागाथा समाप्त हो चुकी है। अब हम सभी उस हथियार के बारे में जानना चाहते हैं जो आपने नागराज को खत्म करने के लिए बनाया है। क्या आप फिर से उस पर एंटी वेनम गन का प्रयोग करने वाले हैं? एंटी वेनम गन उस समय शायद मैं उस पर कारगर हो जाती, पर आज नागराज की शक्तियों के सामने उसकी बिसाती क्या है। तो आखिर क्या है वह हथियार, हम भी तो जाने। बिल्कुल, आखिर पता तो चले। जिसे पूरा अपराध जगत नहीं मार सका उसे आप कैसे मारेंगे? नागराज को दुनिया में सिर्फ एक ही ताकत मार सकती है, खुद नागराज। आ जाओ मेरे बच्चे। साथियों, मिलो मेरे अभेद अचूक ब्रह्मास्त्र से। नागराज, ये तो नागराज है। मुझे शुरू से ही लग रहा था कि ये बाप बेटे मिले हुए हैं। भागो, नागराज आ गया है। शांत हो जाइए साथियों, यह नरक नाशक नहीं है। इसके भीतर उमड़ती तीव्र पाप ऊर्जा महसूस कर सकते हैं हम। बेशक यह नागराज नहीं है, पर कौन है ये? ये मेरा असली बेटा है, नागदंत। मैंने नागराज को उसके जन्म की जो कहानी सुनाई थी वह पूर्णतः असत्य नहीं थी, ये मैं बता चुका हूं। बुलडॉग ने मेरे नागश्री की जान वैनम सीरम से ही ले ली थी, और मेरा बेटा नागदंत जड़ अवस्था में पैदा हुआ था। जहर दौड़ रहा था इसके शरीर में, पर यह भी नागराज की तरह सुप्त अवस्था में था। अफसोस, अपने अथक प्रयोगों के बाद भी मैं इसे होश में नहीं ला पाया। फिर शिशु नागराज के रूप में मुझे मेरा बेटा मिल गया, पर मैंने अपने असली बेटे को जीवित करने का प्रयास कभी नहीं छोड़ा। भला दो पुत्रों का लोभ कौन पिता त्याग सकता है? समय समय पर नागराज का विष मैं अपने बेटे के शरीर में इंजेक्ट करता रहा, और उसका शरीर विष को सहजता से स्वीकारने लगा। उसकी उम्र बढ़ रही थी, पर अफसोस उसे होश नहीं आया। मैंने उसे एक ऐसे गुप्त स्थान पर रखा था जिसकी खबर नागराज को भी नहीं थी। उस दिन जब अपने एक बेटे से रिश्ता तोड़कर मैं उस गुप्त स्थान पर पहुंचा, तो मेरा असली बेटा आंखें खोले मेरा इंतजार कर रहा था। उसके बाद अपनी जिंदगी का हर एक क्षण मैंने इसे नागराज से बेहतर बनाने में लगाया है, और आज यह इस योग्य है कि नागराज को किसी कैचुए की तरह मसल सकता है। आपने खुद को और अपने हथियार को नागराज को मारने के लिए स्वर्णिम अवसर हेतु योग्य सिद्ध कर लिया है। प्रोफेसर, आप दोनों फौरन काशी के लिए कूच करें, और आपके इस विजय युद्ध का आनंद यहां उपस्थित अपराध परिषद इस क्रिस्टल की सहायता से लेगी। नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला समाप्त। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और सीरीज का भी यहाँ पे समाप्ति होती है। तो दोस्तों, इस सीरीज के बाद आएगी नाग ग्रंथ। कब आएगी ये तो नहीं पता, लेकिन जब भी आएगी चैनल पे जरूर आएगी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।